बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो है बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो के अंदर हम इसको क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। आज हम इसके मेन पोस्टुलेट्स देखेंगे। जो अगला जो फिर हमारा वीडियो लेक्चर होगा हम उसके अंदर एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे जी आगे डिटरमिन करेंगे। तो आज हमारे जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है जी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या है जी, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी। बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले हमने देखा था जी रदरफोर्ड मॉडल। क्या था जी, रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स से बचे। क्या थे जी कुछ डिफेक्ट्स। पहला डिफेक्ट क्या है इसमें, पहले डिफेक्ट को जरा समझ लें। पहले डिफेक्ट के मुताबिक व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व्स around the other charged पार्टिकल। इसमें हमने क्या मिसाल ली थी बच्चे, प्रोटॉन, और ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्पीड की बजाय, देन द इलेक्ट्रॉन शुड emit radiation and it should collapse inside the न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट इसका, अगर इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास, क्या है बच्चे, एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली इमिट करे। क्या करे बच्चे, कॉन्टिन्यूसली इमिट करे। देन इट्स स्पेक्ट्रम should be continuous spectrum. Then its spectrum should be continuous spectrum, but we obtain line spectrum। लेकिन हमें कौन सा स्पेक्ट्रम obtain होता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम। अब जरा इन पॉइंट्स को समझिए। बेसिकली ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, ये नील बोहर ने पेश किया था। किसने पेश किया था जी, नील बोहर ने। कब पेश किया था बच्चे, ये पेश किया था 1913 में। इसी वजह से बाद में उसको 1922 में क्या दिया गया जी, नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्या दिया गया बच्चे, नोबेल प्राइज़। ये मॉडल आया क्यों था, ये मॉडल बेसिकली आया था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर to remove or to resolve defects of Rutherford model। Rutherford nuclear model ऑफ एन एटम। ठीक है बच्चे। नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ये उसने कब रिप्रेजेंट किया था बच्चे, ये मॉडल उसने रिप्रेजेंट किया था बच्चे 1913 में। और इसी मॉडल की वजह से इसको 1922 में 1922 में क्या चीज़ दी गई जी, नोबेल प्राइज़ इसको दिया गया।
अब ये मॉडल आया क्यों था? इट वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर टू रिमूव और रिजॉल्व डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के कितने डिफेक्ट्स थे? 2 मेजर डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट क्या है? अब रदरफोर्ड ने कहा था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मीन उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि उस वक्त डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी लेटर 1932 में। तो उस वक्त ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ना, फिलहाल हमारे पास कितने पार्टिकल डिस्कवर हुए थे? 2 पार्टिकल डिस्कवर हुए थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है जी। तो जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के गिर्द, यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके नतीजे में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा, तो इसके नतीजे में होगा क्या? उसमें से कुछ ना कुछ क्या निकलेगी बच्चे? एनर्जी निकलेगी। अब जो ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन में से निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जो ही एनर्जी उसकी कम हो जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के, और वो न्यूक्लियस के गिर्द आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जो ही न्यूक्लियस में आएगा तो उसका एटम जो होगा वो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। इसको ज़रा समझिए मिसाल के तौर पर। इधर देख लें। अब आप, ये हमारे पास है प्रोटॉन न्यूक्लियस में, ये इसमें क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन। ये जो इसके अंदर प्रोटॉन है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। ये देखें, ये इस तरह से तरतीब से क्या आएगा? जो जो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है वो न्यूक्लियस के क्या होता जा रहा है? करीब होता जा रहा है। ये देखें, बिल्कुल क्लोज लाइनें मैंने इसमें क्या की हैं? ड्रा की हैं। आहिस्ता आहिस्ता से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है बच्चे? कम हो रही है। ये देखें, ये जो डॉटेड मैंने लाइन बनाई है ना, ये हमने सपोज की हैं। ठीक है जी, कि जो ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये देखें, ठीक है, जो ही जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? स्लोली एंड स्टेप वाइज का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन रास्तों पर ये देखें एक एक करके क्या हो रहा है बच्चे? न्यूक्लियस के करीब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या हो बच्चे? प्रोटॉन हो और इसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। अचानक से ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। होगा ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह होना चाहिए। ये देखें, क्योंकि जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? न्यूक्लियस में आने की कोशिश करेगी। इसकी मैं आपको यूँ मिसाल देता हूँ। जब हम पंखे को ऑन करते हैं, फ़ैन को, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं? पंखे का बटन ऑफ़ कर देते हैं। जो ही बच्चे आप पंखे का बटन ऑफ़ करेंगे तो उसकी जो फ़ैन है, तो वो ये नहीं होगा कि अचानक से पंखा आपका क्या हो जाए? स्टॉप कर जाए, कि जो ही आपने बटन को बंद किया पंखा जो था वो आपको क्या कर गया? स्टॉप कर गया। ऐसा नहीं होगा। जो ही आप उसमें बटन को ऑफ़ करेंगे, पंखे के जो पर हैं जो घूम रहे थे वो क्या पहले इस तरह तेज़ तेज़ घूम रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे? अपनी स्पीड कम करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वो पंखा जो उनके जो फैंस के जो वो विंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे जी? स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? स्टॉप हो जाएंगे। यानी जो सीलिंग फ़ैन होता है, जो आपके पास पंखा होता है, उसके जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं, जब वो घूम रहा होता है तो उसके पर जो है ना वो तेज़ी से क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो ही आप बटन ऑफ़ करते हैं तो उसके जो विंग्स हैं, सीलिंग फ़ैन के छत वाला जो पंखा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो पंखे के जो पर हैं ना वो स्टॉप करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि वो अचानक से उनके पर क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। ये भी इसी तरह ही है कि इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता से क्या करेगा? प्रोटॉन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो क्या आ जाए? प्रोटॉन की तरफ आ जाए। अगर ऐसा होगा
तो जब इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चे, ये लेट्स सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा, ये देखना बच्चे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये देखें जंप कर रहा है। ये देखें, बात समझ आ रही है बच्चे। ये मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो किया। अब इसको ज़रा समझिए, ठीक है बच्चे। ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, मूवमेंट, बल्कि इस तरह से आ रही है। चलो यूँ मूवमेंट शो कर लेते हैं इसकी। फिर ये आपको समझा भी देता हूँ इस मूवमेंट से क्या मुराद है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये देखें ऐसा ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या हो रहा है बच्चे, न्यूक्लियस के करीब हो रहा है। ये देखें इलेक्ट्रॉन बच्चे आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के करीब हो रहा है। इसी डायग्राम को हम दोबारा भी बना लेंगे, थोड़ा सा लार्ज करके बनाएंगे। ये देखें इस डायग्राम को ज़रा दोबारा समझ लें। ये हमारे पास इसमें क्या है बच्चे, प्रोटॉन है। ये क्या है, बाहर उसके सर्कुलर पाथ में क्या मूव कर रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये देखें ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है। ये देखें ये बच्चे आपको इसमें लाइन तो नज़र आ रही है ना। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन था, ये प्रोटॉन है, ये इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अचानक से इधर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर आया है, ये इधर यूं जंप कर गया, ये फिर इधर, ये इधर, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में उसने रिवॉल्व नहीं किया। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, ये लेट्स सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या बच्चे इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब उसकी ऐसा ऐसा एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो ही उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या हो रहा है, करीब हो रहा है। ये देखें ये आगे मूव कर रहेगा। ये देखें उसकी एनर्जी ऐसा ऐसा क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन दोबारा मूव कर रहेगा, ये इसकी एनर्जी इधर होगी, ये दोबारा आगे मूव कर रहेगा। गौर से देखें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसा मूव करते करते यहाँ पर आ गया। ये देखें दोबारा ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आ गया। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर, एक स्टेज ऐसी आएगी वो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा, न्यूक्लियस में। यानी इलेक्ट्रॉन तरतीब से न्यूक्लियस के क्या आ रहा है, करीब आ रहा है। जूं जूं वो न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, क्या आता जा रहा है, न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, तो उसकी एनर्जी भी तो इसी हिसाब से तरतीब से क्या होनी चाहिए बच्चे, कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज पहले उसकी एनर्जी कितनी थी, 10 जूल, उसकी एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। 10 जूल के बाद उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेट्स सपोज उसके बाद बच्चे उसकी एनर्जी होनी चाहिए जी 9 जूल। उसके बाद क्या होनी चाहिए, 8 जूल, 7 जूल, 6 जूल, 5 जूल, 4, ये हमारे पास क्या है बच्चे 3 जूल, 2 जूल, और ये हमारे पास क्या है बच्चे 1 जूल, और आखिर में क्या हो जाएगी 0 जूल। ये जो 10 जूल है क्या है बच्चे 10 जूल, ये लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। क्या है बच्चे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और ये एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एट द एंड सर्कुलर पाथ, आखिरी पाथ में होगा, आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ में, आउटर मोस्ट। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन, ये देखें जब ये इस स्टेज पे मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बच्चे 10 जूल। अब ये तरतीब से क्या आ रही है, न्यूक्लियस के करीब, जब ये इस स्टेज पे आएगा आगे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 जूल, आगे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 8 जूल, इसी तरह उसकी एनर्जी कम होते हो जाए 10 से कितनी होगी 9, इसका मतलब 1 जूल एनर्जी क्या होगी इवाल्व, 9 से क्या होगी 8, इसमें भी कितनी एनर्जी इवाल्व होगी 1 जूल, 9 से कितनी होगी 8, 8 से कितनी होगी 7, इसमें भी कितनी एनर्जी इवाल्व हो रही है 1 जूल। ये देखें इसी तरह करते 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 आखिर में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी जी 0 जूल, तो इसमें भी कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी 1 जूल। तो तरतीब से देखिए एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए, तरतीब से इमिट होनी चाहिए। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन हैं, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उनकी जो एनर्जी है वो तरतीब से कम होनी चाहिए। उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, तरतीब से कम होनी चाहिए। यानी पहले जो आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लेट्स सपोज वो स्पेक्ट्रम बच्चे आपको मिल रहा था 10 जूल का, कितना मिल रहा था 10 जूल का। अब आगे जब जूं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस किस में क्या आता जा रहा है बच्चे, करीब आता जा रहा है, 10 जूल के आगे आपको कौन सी एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए 9 जूल का। ऐसा नहीं है
कि 10 जूल के बाद अचानक से आपको एनर्जी का कितना मिल जाए, 5 जूल का स्पेक्ट्रम मिल जाए, 5 के अलावा लेट्स सपोज आपको मिल जाए 8 जूल का स्पेक्ट्रम मिल जाए। सवाल यह है कि जब एनर्जी 10 जूल से 8 जूल की तरफ आई है, बीच में 9 जूल जो एनर्जी थी ये कहाँ गई है, इसका स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आपको मिला। आखिर इलेक्ट्रॉन ने इतना बड़ा जो एनर्जी का बैरियर है वो कैसे क्रॉस कर लिया। दोबारा इसको यूँ समझ लें, इलेक्ट्रॉन है बच्चे 10 जूल में, आगे वो फ़ौरन जंप कर आया मिसाल के तौर पर 3 जूल में। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन 10 जूल से 3 जूल में डायरेक्ट कैसे आ सकता है। ये जो बीच में 7 जूल एनर्जी का डिफरेंस है ये कहाँ गया है। ये वाला स्पेक्ट्रम तो गायब होगा, ये वाला स्पेक्ट्रम क्या होगा बच्चे, गायब होगा। बात समझ आ रही है बच्चे। इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, क्या है बच्चे, स्पेक्ट्रम है। हम ये सपोज कह रहे हैं कि जो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। अब लेट्स सपोज हमने क्या कहा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 जूल है। ज़रा इसको समझिएगा दोबारा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बच्चे, 10 जूल। ये देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है और उसकी एनर्जी कितनी है बच्चे, 10 जूल। आगे जब इलेक्ट्रॉन ये देखें नीचे क्या कर रहेगा, मूव करेगा, ये इस लाइन पे आ जाएगा। समझिए ज़रा सवाल को, ये इस स्टेज पे आ गया। तो इस स्टेज पे आने के बाद जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहेगा, इधर कितनी एनर्जी थी, 10 जूल, तो इधर इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 9 जूल। कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 9 जूल। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आगे क्या कर रहेगा, यूँ इधर जंप कर रहेगा, तो इधर उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए बच्चे, 8 जूल। कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 8 जूल। पहले जब इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में था उसकी एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। अब वो ऐसा ऐसा क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है बच्चे, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। लेट्स सपोज ये समझ लें, ये उसका ये जो पार्ट है ये उसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है बच्चे, प्रोटॉन है। क्या है बच्चे, प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में वो इस प्रोटॉन की तरफ आने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो पहले उसकी एनर्जी कितनी थी, 10 जूल, आगे वो मूव कर रहा है, 10 जूल से उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 9 जूल। 9 जूल से उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 8 जूल। 10 जूल थी, उसके बाद कितनी एनर्जी हो गई बच्चे, 9 जूल, उसके बाद कितनी हो गई है, 8 जूल। ये देखें आगे मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये इसको समझ लीजिए स्पेक्ट्रम है। ये क्या स्पेक्ट्रम है, यानी इस पे जो एनर्जी अपटेंड होगी, ये ख़ास एरिया, ये ख़ास इलाका, ये देखें ये ख़ास इलाका है ना, एक एरिया ही है ना। ये जो आपको पर्दा सा, ये जो स्क्रीन से आपको नज़र आ रही है, लेट्स सपोज उसके अंदर ये जो मैंने लाइन सी लगाई है, ये जो एरिया है, इसी एरिया को कहते हैं बच्चे स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम। पहले उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल थी, अब वो देखें प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। जो ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ मूव करेगा, ऐसा ऐसा उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, एनर्जी कम। 10 जूल से कितनी, 9 जूल, 9 जूल से कितनी, 8 जूल, 8 जूल से आगे उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चे, 7 जूल, आगे उसकी एनर्जी होगी 6 जूल, आगे उसकी एनर्जी होगी 5 जूल, 4 जूल, 3 जूल, 2 जूल, ये हमारे पास है बच्चे 1 जूल। और ये इसमें जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा कितनी एनर्जी हो जाएगी, 0 जूल। 8 के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए बच्चे, 7 जूल, उसके बाद 6 जूल, उसके बाद कितनी एनर्जी हो जानी चाहिए, 5 जूल, उसके बाद हो जानी चाहिए 4 जूल, उसके बाद हो जानी चाहिए 3 जूल, उसके बाद 2 जूल, उसके बाद 1 जूल, उसके बाद क्या हो जानी चाहिए, 0 जूल। इलेक्ट्रॉन ने बच्चे सफ़र किया, ये देखें 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 जूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है बच्चे 10 जूल से लेकर 0 जूल तक, 10 जूल से लेकर 0 जूल तक। तो ऐसे ऐसे जब वो 10 से 9 जूल की तरफ आया तो उसकी एनर्जी कितना इमिट होगी आगे बच्चे, 1 जूल। कितनी एनर्जी इमिट होगी, 1 जूल। यानी इलेक्ट्रॉन जब 10 जूल से कहाँ पर आएगा, 9 जूल में, तो एनर्जी कितनी इमिट हो रही है, 1 जूल। ये जो एनर्जी इमिट हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, एनर्जी इमिट हो रही है,
यही एनर्जी आगे आपको जो नज़र आएगी ना वो एक ख़ास स्पेक्ट्रम बनाएगी। वो एनर्जी क्या बनाएगी बच्चे? एक ख़ास स्पेक्ट्रम। यानी 9 से एनर्जी 10 से 9 की तरफ 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और 0 तक आई है। इसी वजह से फिर आपको एक बैंड हासिल होगा एनर्जी का। ये बैंड आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आपको एनर्जी का क्या नज़र आ रहा है बच्चे? बैंड नज़र आ रहा है। एनर्जी का क्या नज़र आ रहा है बच्चे? बैंड नज़र आ रहा है। ये जो बीच में ये वाला जो गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी उसमें इवॉल्व हुई है। ये देखें, ये एनर्जी गैप है, ये भी इसमें एनर्जी गैप, ये भी एनर्जी गैप, ये सारा इसमें क्या आ रहा है बच्चे? एनर्जी गैप आ रहा है। ठीक है, ये कितने आपके पास 8 जूल, 7 6 5 4 3 2 1। जब इस तरह से एक एक करके आपको सारे स्पेक्ट्रम हासिल हो, एक एक करके आपको एनर्जी के सारे स्पेक्ट्रम हासिल हो, इसको कहते हैं बच्चे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसकी फिर मैं आपको आपके आगे कॉमन एग्जांपल भी समझा देते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब अगर लेट्स सपोज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर यूं ना हो, इसको हम दोबारा भी समझ लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यूं हो बच्चे, ये देखिए ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, एनर्जी उसकी कितनी है बच्चे? 10 जूल। 10 जूल से अचानक से एनर्जी आपको मिल जाए 6 जूल, तो इसमें 10 के अंदर हमें नहीं पता 9 जूल कहाँ गई है, 8 जूल की एनर्जी कहाँ गई है, 7 जूल की एनर्जी कहाँ गई है। आपको तो डायरेक्ट कितनी एनर्जी मिल रही है बच्चे? 10 जूल से 6 जूल की तरफ। ये जो बाकी एनर्जी इसके अंदर क्या है? मिस है। ये एनर्जी कहाँ गई है हमें नहीं पता। यानी कुछ एनर्जी का स्पेक्ट्रम मिल रहा है और बाकी एनर्जी का स्पेक्ट्रम इसमें क्या है बच्चे? स्किप है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। इस चीज़ को हम दोबारा भी समझ लेते हैं बच्चे। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, फिर मैं इरेज करके ना दोबारा से आपको समझा देता हूँ लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ताकि आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से। जब तक ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं समझ आएगा ना, आपके लिए ये टॉपिक समझना मुश्किल होगा बच्चे। ठीक है जी, ये तो इसका बच्चे फर्स्ट पॉइंट था। ये हम समझ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसके अंदर क्या है, दूसरा क्या है इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है ना बच्चे, ये हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं। दोबारा देख लें, इसमें मैं हेडिंग दे रहा हूं बच्चे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें हम क्या हेडिंग दे रहे हैं बच्चे? लाइन स्पेक्ट्रम। एक में मैंने क्या हेडिंग दी? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक में मैंने क्या हेडिंग दिया बच्चे? लाइन स्पेक्ट्रम। अब जरा देखिए, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। इसको मैं आपको एक कॉमन फिर मज़ीद उससे समझाने की भी कोशिश करूँगा एग्जांपल से। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा स्पेक्ट्रम है, ये देखें। ठीक है, ये एक हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरे में हम क्या समझेंगे बच्चे? लाइन स्पेक्ट्रम। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस चीज़ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको डस्टर नज़र आ रहा है बच्चे? कुछ देर के लिए समझ लें ये डस्टर नहीं है, ये आपके पास क्या है बच्चे? एटम है। ये क्या है बच्चे? आपके पास एटम है। ये आपके पास डस्टर नहीं है, ये आपके पास क्या है बच्चे? एटम है। ठीक है बच्चे, अब इसमें ज़रा गौर से देखिए, बल्कि इसको यूँ समझ लें, इसको मैं आपको कॉमन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है बच्चे? इस मेरे हाथ को आप क्या समझ लें? ये एटम है। ये मेरा हाथ बच्चे क्या है? एटम है। ठीक है बच्चे, इसका ये देखें, ये मेरा हाथ क्या है बच्चे? एटम है। हाथ क्या है? एटम है। ये जो इसका सेंट्रल पार्ट, ये देखें, आपको सेंट्रल पार्ट नज़र आ रहा है? सेंट्रल पार्ट आपका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है बच्चे? न्यूक्लियस है। अब ये देखें, इसके गिर्द लेट सपोज अगर मैं एटम को यूं बनाकर दिखाऊं जस्ट आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये देखें, ये मेरे पास ये मेरा पूरा हाथ क्या है? एटम है। ये उसकी लास्ट बाउंड्री है, एटम की क्या है बच्चे? लास्ट बाउंड्री, आखिरी हद है।
और बीच में उसके यहाँ बच्चे क्या हैं, प्रोटॉन है। अब इसमें इस लास्ट बाउंड्री में क्या मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चे, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब इलेक्ट्रॉन, अगर लेट सपोज प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या आएगा, नीचे आएगा। ये देखें, ये नीचे आ गया है। जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रोटॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो यही इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी तो खारिज करेगा। ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे, एरो से। यानी ये मेरा हाथ जो है, इसको आपने क्या समझ लेना, एटम है। ये एटम का सेंट्रल पार्ट, इसको आपने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इसमें क्या चीज़ मौजूद है बच्चे, प्रोटॉन। अब ये जो लास्ट मैंने ये वाली जो लाइन लगाई, ये उम्मीद करता हूँ आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा मेरा, ये जो मेरा हाथ है, इसको आप समझ लिया एटम की लास्ट बाउंड्री। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को तरतीब से ऐसा ऐसा से न्यूक्लियस के क्या होना चाहिए बच्चे, करीब अट्रैक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप कर रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। असूलन तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऐसा न्यूक्लियस के क्या आ जाना चाहिए, करीब। जब इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा सा, ये देखें, ये इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट्स सपोज इधर इसकी एनर्जी थी 4 जूल। कितनी एनर्जी थी इस पॉइंट पे, 4 जूल। जब ये थोड़ा सा आगे जंप कर रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3 जूल। आगे ये मज़ीद थोड़ा सा जंप कर रहा है, ये देखें। तो इस मकाम पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी मज़ीद खारिज हो चुकी हो ना। जब इस मकाम पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी एनर्जी हो चुकी होगी 2 जूल। आगे ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन आगे आ गया, ये देखें। जब इलेक्ट्रॉन इस मकाम पर आया तो मज़ीद वही एनर्जी खारिज करेगा, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो गया, 1 जूल। ये मज़ीद आगे जंप कर आएगा, ये देखें। अब इधर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 0 जूल। ये कहाँ पर हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो एनर्जी है, ये देखें, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, और इस वाले पोर्शन की, और इस वाले पोर्शन की, हमें कैसे पता चलेगा ये एनर्जी वाकई में निकल रही है कि नहीं निकल रही। अब इसको ज़रा समझिएगा, ठीक है। ये मेरे पास एटम, ये इसमें से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। ये पीछे आपको मेरा डस्टर ये नज़र आ रहा है, डस्टर। ये पीछे इसके मैंने क्या रख दिया है, यूँ समझ एक स्क्रीन रख दिया है। क्या रख दिया है, स्क्रीन रख दिया है। जो ही इलेक्ट्रॉन 4 जूल से आगे जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 4 जूल से कहाँ पर आ रहा है बच्चे, 3 जूल में। तो 1 जूल जो एनर्जी उसकी क्या होगी, इवाल्व होगी। वो एनर्जी मुझे तो नहीं पता कैसे इवाल्व हो रही है। वो एनर्जी जो बाहर निकल रही है ना, वो इस, ये डस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये लेट्स सपोज मैंने उस एटम के पीछे रख दिया। वो एनर्जी इस डस्टर से टकराएगी। तो जो ही वो इस डस्टर से टकराएगी, वो एनर्जी कुछ ना कुछ, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर एक स्पेक्ट्रम बनाएगी, एक लाइन बनाएगी तरतीब से। लेट सपोज ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जूल को। कि अगर एनर्जी 1 जूल उसमें इमिट हो रही है तो ये पॉइंट होगा। मज़ीद 1 जूल इमिट हो रही है तो ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन 1-1 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है तो उस स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको कंटिन्यूस लाइनें मिलेंगी। क्या मिलेंगी बच्चे, कंटिन्यूस लाइनें। इसको कहते हैं बच्चे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। दोबारा इसी मेरे हाथ को आप समझ लें। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, इसके ये आखिरी कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस लाइन में आने की बजाय डायरेक्ट न्यूक्लियस में आ जाए, पहले उसकी एनर्जी कितनी थी, 4 जूल, या लेट्स सपोज इसको समझ लो उसकी एनर्जी है 10 जूल। अब 10 से वो 9 में आने की बजाय डायरेक्ट कहाँ पर आ जाए, 6 जूल में आ जाए। 6 जूल में दोबारा वो किस में गिर जाए, न्यूक्लियस में गिर जाए। अब सवाल यह 10 जूल से 6 जूल में आते हुए इलेक्ट्रॉन की बीच वाली एनर्जी कहाँ गई है, वो तो गायब हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी आपको ऑब्टेन्ड हो, उसको हम कहते हैं बच्चे कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ मिले और कुछ उसमें से एनर्जी ना मिले, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। इसको फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। तो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है, ये देखें, ये तरतीब से मैं लाइनें लगा रहा हूँ। ये इस तरह से आपको एक बैंड नज़र आएगा, ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे तरतीब से आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चे, बैंड नज़र आ रहा है। ये देखें, ठीक है बच्चे, ये ऐसे, ये सारे का सारा आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चे, बैंड नज़र आ रहा है। अब इसको यूँ समझ लें, पहले इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मौजूद है आपका, क्या है बच्चे, इस साइड पे मौजूद है।
अब वही इलेक्ट्रॉन आगे जब जंप करेगा तो इस स्पेक्ट्रम में आना चाहिए ना, आगे ये इस स्पेक्ट्रम में आना चाहिए। ये देखें आगे कहाँ, इस स्पेक्ट्रम में। ये तरतीब से सारे बैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये देखें, ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इस बैंड में ज़रा आ जाए। ये देखें, ये इधर मैंने यूं बना दिया है, बीच में मैंने लाइनें गायब कर दी। ये देखें इधर मैंने बना दी बच्चे 2 लाइनें। ये देखें इधर मैंने कितनी लाइनें बना दी बच्चे, 2 लाइनें। इधर मैंने बना दिया बच्चे ये मज़ीद 2 लाइनें। चलो अब 3 लाइनें कर लें। स्पेक्ट्रम दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। चलो इसमें भी आपके पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। अब इधर आ जाए, इसमें भी आपके पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल में ये बनाने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा ना, ठीक है बच्चे। अब हो सकता है इधर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो बच्चे, 10 जूल, इधर कितनी हो 9 जूल, इधर जंप करते हुए 8 जूल। इसलिए मैंने फ़र्क वाज़े करने के लिए इनको क्या किया, डिफरेंट शो किया। इधर क्या किया है, 6 जूल, 5 जूल, 4 जूल, 3 जूल, 2 जूल, 1 जूल। आगे क्या हो जाएगा, 0 जूल। और आगे लेट्स सपोज एटम का क्या आ गया, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तरतीब से जंप कर रहा है। ये देखें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तरतीब से जंप कर रहा है। यानी ये आपके पास क्या था, न्यूक्लियस था। ये इलेक्ट्रॉन तरतीब से जंप कर रहा है। ये देखें एक एक लाइन के साथ। ये देखें, इसको मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, सही नहीं बनी डायग्राम। इसमें जो यानी इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो तरतीब से जंप करके आएगा। इसको अब आपने समझना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे, तरतीब से क्या कर रहा है, इसमें जंप कर रहा है। दूसरा क्या ऑप्शन था, ये न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन तरतीब से आने की वजह ये देखें, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में आ गया। अब ये बीच वाली ये वाली लाइनें क्या हैं, स्किप हैं, लेकिन इधर बीच वाली ये लाइनें क्या है बच्चे, मौजूद हैं। हो सकता है इधर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो बच्चे, 10 जूल। आगे वो डायरेक्ट कितने में मूव जंप कर आया है, 6 जूल। आगे वो कितने में जंप कर रहा है, मिसाल के तौर पर 2 जूल। आगे बचे 1 जूल। आगे क्या बचे 0 जूल। अब इसमें देखें, इसमें सारे स्पेक्ट्रम मौजूद हैं, 10 से लेकर 0 तक ऑल स्पेक्ट्रम आपके पास क्या है, मौजूद है। इसमें कौन से स्पेक्ट्रम मौजूद नहीं है, 10 के आगे क्या आएगा 9, 9 के आगे क्या आएगा बच्चे 8, 8 के आगे क्या आएगा बच्चे 7, 8 के आगे क्या आएगा बच्चे 7। 6 तो मौजूद है, इसको ना लें। 6 के आगे क्या आएगा बच्चे 5, 5 के आगे क्या आएगा 4, 4 के आगे क्या आएगा बच्चे 3। ये देखें, ये वाले जो स्पेक्ट्रम है ना, इस वाले केस में ये मिसिंग है। ये वाला स्पेक्ट्रम क्या है, मिसिंग है। इस वाले में ऑल स्पेक्ट्रम मौजूद हैं। इस वाले केस में क्या है बच्चे, ऑल स्पेक्ट्रम मौजूद है। इस वाले केस में सम स्पेक्ट्रम आर मिसिंग। बात की समझ आ रही है। इसमें ऑल स्पेक्ट्रम क्या है, प्रेजेंट है। इस वाले केस में सम स्पेक्ट्रम मिसिंग है, लेकिन सम मौजूद है। जब कुछ स्पेक्ट्रम मौजूद हों और कुछ स्पेक्ट्रम क्या हों बच्चे, मिसिंग हों, इसको हम बच्चे नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। जब तमाम स्पेक्ट्रम मौजूद हों बच्चे, इस वाले केस को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस
स्पेक्ट्रम। अब सवाल क्या था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एटम का स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें ऑब्जर्व होता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों है? सवाल क्या है बच्चे? ऐसा क्यों है? इस चीज़ का आंसर दिया था नील बोहर ने। बेसिकली ये नील बोहर ने आगे जो मॉडल पेश किया था ना, मेन उसकी रीज़न यही थी, कॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम को उसने क्या करना था? डिफ्रेंशिएट करना था कि असूलन तो एटम के स्पेक्ट्रम को क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सारे की सारी लाइनें नज़र आ रही हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद है ना, ये आखिरी शेल है, समझ लें, सपोज कर लें ये एटम का आखिरी शेल है और ये वाली जो मैंने लाइन ड्रा की है ये एटम का न्यूक्लियस है। ये एटम का न्यूक्लियस है बच्चे और ये एटम का क्या बच्चे? आखिरी शेल। इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल से न्यूक्लियस की जानब, ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज कर लें ये न्यूक्लियस है। मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह की डायग्राम बनाई है और ये आपका क्या बच्चे? सर्कुलर पाथ है, आखिरी आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ, यानी लेट्स सपोज ये वो हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या है बच्चे? इस इलेक्ट्रॉन ने जंप करने न्यूक्लियस की तरफ, तो ऐसे जंप करेगा ना, गौर से आपने ज़रा समझना। ये देखें, ये पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे ये जंप, ये देखें ये ऐसे मूव कर रहा है, ये देखें ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चे? मूव कर रहे हैं। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड मार्कर से बनाने की। ये देखें ये जो बच्चे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ना, ये तरतीब से मूव करता हुआ आ रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जानब। ये देखें, ये देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस की जानब तरतीब से मूव करता हुआ आ रहा है। ये देखें ये मूव करता करता, ये देखें ये एंड में कहाँ पर आ गया बच्चे? न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया। ये न्यूक्लियस में क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये देखें पहले ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ये फिर ऐसे मूव कर रहे हैं। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चे? मूवमेंट है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चे? मूवमेंट, तरतीब से मूव कर रहा है। ये देखें नज़र आ रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तरतीब से मूव कर रहा है। ये देखें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। यही चीज़ मैं ऊपर आसानी, आपकी आसानी के लिए मैंने इस शक्ल में ड्रा किया। यही इसकी जो मूवमेंट है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? मूवमेंट है। तरतीब से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये देखें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे? तरतीब से मूव कर रहा है। यही चीज़ मैंने बताई है। ये देखें, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तरतीब से मूव कर रहा है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है बच्चे? तरतीब से मूव कर रहा है। ये देखें एट द एंड वो किस में गिर गया है? न्यूक्लियस में गिर गया। ये तरतीब से हर एक लाइन को, हर एक स्पेक्ट्रम को कवर करे। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेज से इस स्टेज पर आएगा तो उसकी एनर्जी जो 10 जूल थी, कितनी थी बच्चे? पहले 10 जूल। अब उसकी नीचे आते हुए उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 9 जूल। उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, एक एक करके उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। एक तरतीब से ग्रेजुअली उसकी एनर्जी क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज हो रही है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? उसको एनर्जी खारिज करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड इमिट रेडिएशन। यानी अगर उसकी एनर्जी 10 जूल थी तो उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? 9 जूल। उसको तरतीब से एक एक करके अपनी एनर्जी क्या कर देनी चाहिए? इमिट कर देनी चाहिए। एंड इट शुड कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। यानी उसकी एनर्जी ये जो इमिट हो रही है ये ग्रेजुअली इमिट होनी चाहिए। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे? ग्रेजुअली, यानी एक एक करके तरतीब से उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। असूलन तो ऐसे होने चाहिए ना
कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ रहे हैं तो उसको तरतीब से अपनी एनर्जी क्या करनी चाहिए, इमिट। तो इससे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो एनर्जी अपटेंड होगी उसमें तमाम की तमाम एनर्जी अपटेंड होगी ना, यानी पहले 10 जूल थी, 1 जूल उसमें एनर्जी कम हो गया, वो 1 जूल एनर्जी आगे आपको बाहर रेडिएशन की शक्ल में क्या मिलेगी, इमिट होने की शक्ल में मिलेगी, वो स्पेक्ट्रम पे नज़र आ जाएगी। 9 जूल से जब इलेक्ट्रॉन 8 जूल की तरफ मूव करेगा, मज़ीद अपनी 1 जूल एनर्जी क्या कर देगा, इमिट कर देगा। वो जो एनर्जी बाहर इमिट हो रही है वो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट होने के बाद जब वो स्क्रीन से टकराएगी, जो हमने उसके पीछे लेट्स सपोज स्क्रीन रखी हुई है, तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ वो स्पेक्ट्रम तो बनना चाहिए, तो ये उसका ये स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन असूलन में ऐसा नहीं था। ये देखें, इधर आप समझ लें ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अचानक से कहाँ पर आ गया बच्चे, इसको समझिए, ये इधर आ गया, बीच वाले पाथ उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये देखें, अब इधर से दोबारा इलेक्ट्रॉन इस स्टेज पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, उसके न्यूक्लियस में आ गया। कहाँ पर आ गया, न्यूक्लियस में। अब ये जो बीच वाली लाइनें थी ये कहाँ पर गई हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन था। वो स्पेक्ट्रम आपका क्या था बच्चे, स्किप था। इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। हकीकतन हमें यही स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा था, ये वाला स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं हो रहा था। तो इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने नाम दिया था लाइन स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो कौन सा मिल रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, इसी चीज़ का आंसर देने के लिए बोहर ने अपना क्या पेश किया था, मॉडल पेश किया था। तो पहले तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मज़ीद इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये होते किस तरह। ये तो हमने उसकी कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी है ना, ठीक है बच्चे। अब ये देखें आप, ये आपके पास है बच्चे सनलाइट, इसको आगे आप किस में से गुजारें, प्रिज्म में से गुजारें। किस में से गुजारें, प्रिज्म में से। या दूसरी एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, रेन के ड्रॉप्स होते हैं ना बच्चे, उसमें से क्या आती है, सनलाइट। जो ही सनलाइट रेन ड्रॉप्स में से गुजरती है तो आगे वो आपको 7 कलर्स देती है। उन 7 कलर्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, रेनबो। क्या नाम देते हैं, रेनबो, ठीक है ना। तो 7 कलर क्या होते हैं, उसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं बच्चे, विब गियर। विब गियर, वी का मतलब है बच्चे उसमें वायलेट कलर है, आई का मतलब उसमें इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब क्या है, रेड। यानी आपको ये देखें, ये 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम है, विब गियर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, विब गियर। यानी इसी तरह सनलाइट है, उसको आगे प्रिज्म में से गुजारें तब भी वो 7 कलर में डिवाइड आपको नजर आएगी। यानी सारे के सारे कलर आपको मिल रहे हैं, एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना। ये जो विब गियर है ये क्या है, स्पेक्ट्रम ही है ना बच्चे। क्या है स्पेक्ट्रम, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये वी आई बी जी वाई ओ आर, ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चे, स्पेक्ट्रम। इस पर ये देखें, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हमने क्या नाम रखा है बच्चे, ये देखें, ये विब गियर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर भी मिल रहा है। ये देखें, ये सारे के सारे कलर आपको क्या मिल रहे हैं, अपटेंड हो रहे हैं। अपटेंड हो रहे हैं कि नहीं अपटेंड हो रहे। अब इसके बरक्स अगर हम ले लें मिसाल के तौर पर बच्चे सोडियम, क्या ले लें बच्चे, सोडियम ले लें। इसी सोडियम को बच्चे आगे आप हीट करो, सोडियम को आगे आप क्या करो, हीट करो। तो हीट करने के नतीजे में रेडिएशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो रेडिएशन, वो जो लाइट आपको मिलेगी वो आपको मिलेगा येलो कलर। कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर। इसको मिसाल को समझने के लिए यूं समझ लें, ये देखिए आप, पहला इसमें विब गियर है, ये भी मिसिंग है, इंडिगो भी मिसिंग है, ब्लू भी क्या इसमें बच्चे
मिसिंग है, ग्रीन भी उसमें क्या है बच्चे मिसिंग है, खाली आपको कौन सा मिल रहा है बच्चे येलो कलर मिल रहा है, ये देखें। और ऑरेंज और रेड भी कलर, ये सारे के सारे उसके कलर क्या है मिसिंग है। जो मिसिंग है उसको मैंने यूं करके दिखा दिया, ये देखें, ये देखें। अब बाकी कलर कहाँ गए हमें तो नहीं पता ना, ये देखें खाली आपको येलो कलर का स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो सोडियम को जब हमने हीट किया, किस चीज़ को हीट किया बच्चे, सोडियम को, तो खाली आपको एक ही स्पेक्ट्रम मिला है, एक ही कलर का स्पेक्ट्रम मिला है, बाकी जो कलर हैं वो मिसिंग है। अदर कलर्स आर मिसिंग, बाकी कलर्स क्या थे मिसिंग थे। इसमें ज़रा गौर से देखें, आपको सारे के सारे कलर नज़र आ रहे हैं, ऑल कलर्स अपेयर, या तो सनलाइट को प्रिज्म से गुजारें, या दूसरी मैंने आपको मिसाल दिया बच्चे रेनबो, कौसे कज़ा जिसको कहते हैं। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है जिसमें सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बच्चे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब सोडियम को आपने हीट किया उसके नतीजे में सिर्फ एक कलर ऑब्टेन्ड हुआ है, तो ये कौन सा आपका बच्चे स्पेक्ट्रम था, ये था आपका लाइन स्पेक्ट्रम। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया बच्चे। फिर तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ इस तरह का बिहेवियर शो कर, उन्होंने कहा था असूलन इलेक्ट्रॉन को ये वाला बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन वो ये शो कर रहा था, ऐसा क्यों है, सवाल फिर वही है, ऐसा क्यों है। इसी चीज़ का आंसर देने के लिए आगे कौन आया था बच्चे, नील बोहर आया था। तो इसको अब हम देख लेते हैं उसके पॉइंट्स को, कि नील बोहर ने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे। तो होपफुली आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कॉन्टीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है। जिसको ये समझ आ जाए ना, उसके लिए बोहर मॉडल समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जिसको लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ ना आए तो उसके लिए ये बोहर मॉडल समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हमने ये जो डिटेल डिस्कशन किया है ना, वो सिर्फ इस स्पेक्ट्रम को समझने में डिस्कशन की है। जिन बच्चों को लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम पहले से आता है वो इस वीडियो के इस पोर्शन को क्या कर लेंगे, स्किप कर लेंगे। अब देखें, इसमें अब हम लिख रहे हैं मेन postulates of Bohr atomic model, मेन postulates ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इसका जो मेन postulates थे, ये उसने पहले ये देखें postulates की डेफिनेशन क्या होती है। postulates are theoretical assumption, postulates are theoretical assumption, postulates आपके क्या हैं, theoretical assumptions हैं, that are not based upon प्रैक्टिकल वर्क। तो हम पोस्टुलेट्स का मतलब होता है वो थ्योरी के पॉइंट जिसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंटल काम आपने करना हो, जिसके ऊपर सिर्फ कौन सा काम हो, थ्योरेटिकली हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मेन पोस्टुलेट। जो पोस्टुलेट के अंदर हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि पहले हम इसमें एक टर्म सीखेंगे बच्चे, क्वांटाइजेशन। ये आज हम इस टॉपिक में समझेंगे क्वांटाइजेशन, जो बोहर ने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। दूसरा हम इसमें देखेंगे स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी इसमें आ रही है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। तीसरा इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। क्या आ रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। वैसे तो ये फिजिक्स में यूज़ होता है ये एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या टर्म यूज होगी, एंगुलर मोमेंटम। चौथा इसमें यूज होगा बच्चे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
ये क्या थे, ये उसके चंद क्या थे बच्चे पॉइंट्स से, क्वांटाइजेशन, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, एंगुलर मोमेंटम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बोहर मॉडल में हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ये उसके क्या हैं बच्चे, मेन पॉइंट्स हैं जो इसी में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट देख लें आगे। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था उसने भी यही कहा था, जो एटम है उसका भी सेंट्रल पार्ट होगा। एटम का क्या होगा बच्चे, सेंट्रल पार्ट होगा, और उस सेंट्रल पार्ट को उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। ये हमने पहले भी देख लिया था, रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। दूसरा इसका क्या पॉइंट था, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अभी उसमें क्या है बच्चे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। तीसरा पॉइंट उसका देख लें, इलेक्ट्रॉन आर revolving in fixed specific circular path. These paths are called stationary energy state। पहले आप इन पॉइंट्स को समझ लें, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। ये आप देखें, ये पॉइंट एक नया आ गया। उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मखसूस रास्तों में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो मखसूस रास्ते उसका क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। इसी से आगे हम समझेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन क्यों होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे हर जगह लाजमी नहीं है कि वो रिवॉल्व करे, वो ख़ास रास्तों के ऊपर रिवॉल्व करेगा। इसी वजह से बाकी स्पेक्ट्रम इसमें क्या थे बच्चे, मिस थे। नंबर 4 पे हम आ जाएं, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब वो फिक्स सर्कुलर पाथ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ whose angular momentum is quantized। अब ये क्वांटाइज्ड की बात भी आ गई है, इसको कहते हैं बच्चे क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो इस बोहर ने यूज़ की थी। इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन उन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चे आपने लेना है फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक। क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चे आपने क्या लेना है, फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक। अब जरा मोमेंटम को समझ लें। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बच्चे किसी भी चीज़ों में मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़र, यानी मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। इधर हम क्या लिखेंगे, मैस और वेलोसिटी। क्या इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम है, पहला सवाल तो ये है। अब इसमें ज़रा गौर से देखिए, ये बच्चे हमारे पास है न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या था बच्चे, न्यूक्लियस था। ये है बच्चे इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैस भी होता है ना, और वो मैस हमने निकाला भी था। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मैस तो है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव भी तो कर रहा है ना बच्चे, मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो होगी। अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज़ को अभी हमने समझना है। और ये वेलोसिटी भी
नील बोहर ने निकाली है। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको समझेंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। फ़िलहाल हमने ये तो समझ लिया था ना, जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। अब इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी भी तो होगी। वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? वैसे आमतौर पर इसकी वेलोसिटी मैं आपको बता देता हूँ, जो होती है वैल्यू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड, राउंड अबाउट यही वैल्यू होती है। अब सवाल ये है, ये वैल्यू कहाँ से आई है? इसको हम समझेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला मेरा लेक्चर आएगा। इसी पे हम दूसरा लेक्चर भी करेंगे। फिलहाल हम इसके मेन पोस्टुलेट्स को क्या करें, डिस्कस करें। मेन पोस्टुलेट के बाद ये चीज़ें आपको समझा दूंगा बच्चे मैं आपको। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। इसका कुछ ना कुछ मैस तो होगा। ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ है। ये देखें, ये इसमें दूसरा फिक्स सर्कुलर पाथ है। और इसी तरह अगला आप कर लें, इसमें तीसरा बना लें, ये तीसरा उसमें क्या हो जाएगा, फिक्स सर्कुलर पाथ। ये देखें, ये एक और तीसरा इसमें क्या है, फिक्स सर्कुलर पाथ है। फिक्स सर्कुलर पाथ नज़र आ रहे हैं बच्चे? ये और ये क्या है आपके पास, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। हमने कहा था ना, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, वो फिक्स्ड स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन्हीं को नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। क्या नाम दिया था? स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, या इसका हम दूसरा नाम देंगे बच्चे स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल। बात मेरी समझ आ रही है बच्चे? यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द खास गोल गोल रास्तों में ये जो हरकत कर रहा है, उसी का नाम उन्होंने रखा था स्टेशनरी एनर्जी लेवल, या उनका नाम क्या था बच्चे, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन है, मैस m है, ये देखें ये आगे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऐसे तो मूव कर रहा होगा ना, तो उसकी स्पीड वेलोसिटी भी। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। ये उसका क्या है बच्चे, मैस है, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन आगे इधर जाना चाहे, ये उसका मैस m है, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आगे, ये देखें, ठीक है बच्चे? बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करें, मूव करें। पहले यूं जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। अब दूसरा एक और भी सवाल है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, ये फिर दोबारा अंदर ही क्यों आ रहा है? अब ज़रा समझिएगा, ये प्रोटॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचने की क्या करेगा बच्चे, चलो इस पॉइंट को इधर ही लिख लेते हैं, पांचवें पॉइंट को। इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ। प्रोटॉन जो है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन को, किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन करे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल रास्ते में क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जब कोई चीज़ दायरे में हरकत कर रही हो और सेंट्रल वाला पॉइंट उसमें से, दायरे में से उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की क्या करे, कोशिश करे, उस फोर्स को हम नाम देते हैं बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन से दूर जाने की कोशिश करेगा। तब इसमें कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तब उसमें कौन सी फोर्स एक्ट करेगी बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी फोर्स क्या करेगी उसको, ये देखें, ये इसमें प्रोटॉन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जब वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसी फोर्स के नतीजे में, अब ये इधर आ तो नहीं सकता, लेकिन इसमें एक मूवमेंट ज़रूर पैदा हो जाएगी। ये देखें,
मैस एम, उसमें क्या पैदा हो गया बच्चे, वेलोसिटी, उसमें क्या पैदा हो गया बच्चे, वेलोसिटी पैदा हो गई है। यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से गोल गोल रास्ते में घूमना शुरू हो गया। तो उसके ऊपर बच्चे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। एफ कब होती है, जब किसी बॉडी जिसका मैस m हो, वेलोसिटी v हो, और वो सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r हो। ये क्या है बच्चे, रेडियस है। ये क्या है, उसका रेडियस है। अब इसको यूँ समझ लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं तो कुछ देर के लिए क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ये वाला देखिए, मैस m वेलोसिटी v है, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। ये इसका क्या है बच्चे, r है। ये इसका क्या है, r है। यानी प्रोटॉन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन का मैस m है, जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लाजमी नहीं है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इस अट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन में ये देखें थोड़ी सी क्या पैदा होगी, मूवमेंट। ये देखें, ये ऐसे मूवमेंट शो कर रहा है। मैस m था, वेलोसिटी v हो गई है। अब बेसिकली प्रोटॉन जो और इलेक्ट्रॉन में ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये जो सर्कल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। जब फिर हम सर्कुलर पाथ का हाफ निकालते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, रेडियस। तो ऐसा कब हुआ है, ये मैस m वेलोसिटी v, उसमें ये जो मैस में वेलोसिटी पैदा हो रही है, रेडियस r, उसमें डिस्टेंस, इसमें ये जो फोर्स पैदा हो रही है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको कहते हैं बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसी में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो इसके बरक्स कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, जो अपोजिट उसके में क्या होगी, फोर्स होगी। अब प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स लगाएगा जो कोशिश करेगा उसको दायरे से बाहर ले जाए। उस फोर्स का बच्चे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fg, और उसका साइन अपोजिट होगा mv² r। फोर्सेस दोनों इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल। Fc इज इक्वल टू Fg। जितना फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उतना फोर्स उसके क्या आ रही है, अपोजिंग भी एक्ट कर रही है। इसको हम कहते हैं अपोजिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी, इनर्शिया भी इसको मेरे ख्याल में कहा जाता है। ये फिजिक्स में ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड होती है। मज़ीद सिंपली आप फिर जो फोर्स दायरे में उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जो उसको दायरे से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही है, उसको आप क्या नाम देंगे जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। क्या है बच्चे, दोनों फोर्सेज इक्वल है। यही वजह है फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्यों फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही हैं, और ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी। फोर्सेज इक्वल होने की वजह से वो गोल गोल फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। इसी वजह से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो प्रोटॉन या न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेगा। इन दो फोर्सेस के होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से वो जो फिर इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन अट्रैक्शन के नतीजे में ये नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा उसमें क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो रदरफोर्ड ने ये कंसेप्ट नहीं दिया था, कौन सा, कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही हैं। इसी वजह से बोहर ने ये कंसेप्ट दिया था कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से दूर जाने की कोशिश करेगा। इसमें ये फोर्स होगी सेंट्रीपिटल, ये जो फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा वो प्रोटॉन से दूर चला जाए। दोनों में फोर्सेज एक्ट करेंगे, एक सेंट्रीपिटल, दूसरी कौन सी फोर्सेज, सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों फोर्सेज लगेंगी। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन की तरफ ना तो अट्रैक्ट होगा और ना ही वो उसमें से बाहर जाएगा, बल्कि वो दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। कोई भी एनर्जी ज़ाया किए बगैर ये इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है लेकिन उसमें कोई एनर्जी ज़ाया भी नहीं हो रही। यही वजह है, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही। इसी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में आने के चांसेस नहीं हैं, ज़ीरो हैं। इसी वजह से एक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जो
रदरफोर्ड ने ये पॉइंट को क्या किया था बच्चे, नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन नील बोहर ने किया था, इसी वजह से ये पॉइंट अहम है। अब देखें फिर ये भी आपको पता चल गया। अब हम इधर थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम की डेफिनेशन है mv, और होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं L से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम। अब ये क्या है, mv मोमेंटम की वैल्यू है। mv किसकी वैल्यू है बच्चे, मोमेंटम की वैल्यू है। अब ये देखें, इसको हम कहाँ लिख लें, फिर इसको मैं कोशिश करता हूँ, चलो ये वाला पार्ट जो है ना इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। ऑल L इज इक्वल टू R ओवर P, L का L ही रहेगा। अब ये देखें मास m, वेलोसिटी v है, ये R का R हो जाएगा बच्चे। इधर हम क्या लिखेंगे, मास और वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, मास और वेलोसिटी। यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी वजह से उसमें क्या हो रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू mvr। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन भी तो है। जब किसी चीज़ में डायरेक्शन आ जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी है, उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अब देखें, L इज इक्वल टू mvr, उसमें हम फिर लिखेंगे बच्चे साइन थीटा। अब ये गौर से देखें, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, ये उसका रेडियस r है, मास m है। तो ये जो एंगल इसमें बन रहा है कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। अब आप जानते हैं साइन 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr। तो उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। सर्कुलर पाथ क्या है, फिक्स्ड है। अगर हम इसमें दूसरा सर्कुलर पाथ ले लें, इसका ये देखें, ये हमने इसमें ले लिया दूसरा सर्कुलर पाथ, ये देख लें इसमें, ये बच्चे इसमें मैंने क्या बना लिया, दूसरा सर्कुलर पाथ बना लिया। इसमें भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मास m, ये है वेलोसिटी। अब ये इसका क्या होगा बच्चे, रेडियस r। मास m, वेलोसिटी v, ये उसका क्या है, रेडियस r। इसमें भी जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। यानी जिस पोजीशन पे भी आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, अगर वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के दूर भी हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के मज़ीद दूर भी हो सकता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, उसकी मूवमेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम। क्या क्रिएट हो रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है बच्चे, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। इसी वजह से फिर हमने कहा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है और वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वाला पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब आप कहेंगे कैसे, ये न्यूक्लियस के गिर ये एक पहला सर्कुलर पाथ है, ये वाला बच्चे, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ये, और ये कौन सा सर्कुलर पाथ है, दूसरा सर्कुलर पाथ है। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और होगी, और इसके लिए बच्चे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, और होगी स्पेसिफिक, लेकिन वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, चेंज होगी। तो इस सारे को आप नोट कर लें, उसके बाद हम इस चीज़ को दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इधर देखें, इस चीज़ को मैं इधर दोबारा लिख दूँगा। ठीक है बच्चे, ये पांचवा पॉइंट था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये उसके गिर ये एक सर्कुलर पाथ है बच्चे, ये दूसरा सर्कुलर पाथ है, और ये क्या है बच्चे, तीसरा सर्कुलर पाथ है। अब ये देखें, इसका डिस्टेंस और है, इसका डिस्टेंस और है, इस चीज़ का डिस्टेंस क्या है, और है। ये भी सर्कुलर पाथ फिक्स्ड है, ये भी सर्कुलर पाथ फिक्स्ड है, ये भी सर्कुलर पाथ क्या है बच्चे, फिक्स्ड है।
इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेलोसिटी मैस m, वेलोसिटी v, ये उसमें क्या होगा रेडियस r, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चे एंगल 90 डिग्री। अब इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इधर मूव करेगा, मैस m, वेलोसिटी v, ये देखें ये सर्कल के साथ, इसका रेडियस r, इधर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चाहे इलेक्ट्रॉन इस वाले सर्कुलर पाथ में मौजूद हो, ये देखें ये वाला, चाहे इलेक्ट्रॉन ये इस वाले सर्कुलर पाथ में मौजूद हो या ये वाला सर्कुलर पाथ हो, जो भी सर्कुलर पाथ हो, हर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। क्या शो कर रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। इस दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू चेंज होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तीसरे में भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। तीन में इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है क्या, वो है बच्चे L इज इक्वल टू mv और mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो हम L की वजह हम इसमें लिखते हैं mvr कि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है बच्चे, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मैस m है, वेलोसिटी v है, और ये देखें ये रेडियस r, न्यूक्लियस का और उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जिस शेल में मूव कर रहा है उसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस r, mvr। इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब हर एक एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब ज़रा देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला शेल होगा, न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगा, जो पहला वैल्यू। अब इसमें देखिए ये जो h है और डिवाइडेड बाई 2π, ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू क्या है बच्चे, फिक्स्ड है। इसमें n की वैल्यू जो है ये वेरी करेगी, n की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज होगी। क्या चेंज होगी, ये है क्या, पहले तो ये समझ लेना। ये n रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर पाथ। इसी सर्कुलर पाथ को आपने अभी क्या नाम दिया था कुछ देर पहले, एनर्जी लेवल। यानी ये जो n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टेशनरी एनर्जी लेवल को। ये n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल को। n की वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल को, यानी सर्कुलर पाथ को। अगर हम न्यूक्लियस के गिर्द पहले शेल की बात करें, ये जो पहला शेल है, उसके लिए फिर आप कहेंगे n की वैल्यू है 1, इट मीन्स फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इसके लिए यानी n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1। उसके बाद आप ये दूसरा सर्कुलर पाथ लगा लें, ये देखें मैंने दूसरा सर्कुलर पाथ बना दिया है ना, तब बच्चे n की वैल्यू आप कहेंगे 2 है। ये क्या है बच्चे, सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब हो सकता है इसके लिए क्या है बच्चे, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है 2। आगे n की वैल्यू ये देखें, ये और मैंने सर्कुलर पाथ बढ़ा दिया है, इसमें बच्चे n की वैल्यू क्या होगी 3, n की वैल्यू क्या होगी 3। इट मीन्स ये उसमें क्या है बच्चे, थर्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। उसमें क्या है बच्चे, n की वैल्यू जब 3 होगी, थर्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब ये है n, मतलब जब फर्स्ट सर्कुलर पाथ होगा n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 होगा तो n की जगह क्या पुट करेंगे बच्चे 2। अगर तीसरा सर्कुलर पाथ हो तो n की जगह क्या पुट करेंगे 3। तो इसी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज। इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा समझिएगा, mvr क्या है बच्चे वैल्यू, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये जो n की वैल्यू है ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है।
ये n की वैल्यू आगे मूव करती जाएगी, ये n तक जा सकती है, 10 हो सकते हैं, 20, 30, 40। अगर n की वैल्यू 1 है तो MVR क्या होगा बच्चे, ये देखें MVR होगा बच्चे h/2π। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ये देखें तो फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी क्या होंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, h/2π। बात समझ आ गया। चाहे एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है, खाली एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π। उसमें अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, लेट्स सपोज, उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, h/2π। उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके लिए बच्चे h की वैल्यू क्या होगी, 2π। बात मेरी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर n की वैल्यू हो 2 तब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ये तो है जनरल फार्मूला। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, 2h/2π, 2h/2π। ये किसके लिए बच्चे, सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। और ये वैल्यू क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ये जो वैल्यू है ना सेकेंड शेल में, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल ऑर्बिट में या सेकेंडरी एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसमें मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फिर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, 2h/2π फिक्स रहेगी। अगर उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी उनकी उस एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से मुराद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बच्चे, ये देखें, ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये क्या है पांचवा, यानी सेकंड एनर्जी लेवल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मिसाल दे रहा हूँ, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी, 2h/2π। अगर इसी तरह MVR, यानी ये तो थी सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए, इसके लिए थी बच्चे सेकेंड एनर्जी लेवल के। अगर वो अगले एनर्जी लेवल में उसकी क्या आ जाए बच्चे, इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो फिर क्या होगी वैल्यू, MVR = 3h/2π। तो इधर हम लिख सकते हैं जो MVR की वैल्यू है वो है NH/2π, वो है h/2π, वो है बच्चे 2h/2π। वो वैल्यू क्या है बच्चे, 3h/3π। इसी तरह ये वैल्यू क्या करती रहेगी बच्चे, मूव करती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चे, ये भी पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब इस वाले पोर्शन में आ जाए ज़रा, उसका अगला पॉइंट्स देख लें। ये इसका बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम आपको पता चल गया ना बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम MVR में फार्मूला है NH/2π। इसमें ये जो n है बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल। इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, मोर दी वैल्यू ऑफ n, तो फिर आप कहेंगे बच्चे मोर द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और साथ ही आप लिखेंगे मोर द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ शेल। यानी ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये एक है, ये दूसरा शेल है, ये क्या है, तीसरा शेल।
इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चे 3। जो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है बच्चे ये देखें तो डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से आखिरी शेल के क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है बच्चे, डिस्टेंस जितना मोर द वैल्यू ऑफ n है उतना जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। n की वैल्यू कम, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन करीब, n की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या और ज़्यादा क्या हो गया, करीब। अब वो कह रहा है फिर जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें मैं कह सकता हूँ ना n3 की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ n3 इज़ ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ n2 दैन एनर्जी ऑफ n1। n3 के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है n2 के इलेक्ट्रॉन से और इनकी एनर्जी ज़्यादा है इनके इलेक्ट्रॉन से। अब इन इलेक्ट्रॉन से मुराद उसमें जो शेल है, जो ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट, या इसको आपने क्या नाम देना है बच्चे, स्टेशनरी शेल का नाम देना है। ठीक है बच्चे, ये भी उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे जो उसने इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की बात की थी, वो जो हमें स्पेक्ट्रा हासिल होता है कि हमें इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हासिल होता है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं हासिल होता है, जो मेन इसमें पॉइंट था बच्चे। इसमें हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हासिल होता है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं हासिल होता। अब ये देखें, इस चीज़ को अभी आपने समझना है। जो इसका अगला पॉइंट है, अब ज़रा इसमें समझिएगा। इससे पहले मैं कुछ डायग्राम इसमें बना लेता हूँ। ये हमारे पास है बच्चे न्यूक्लियस। अब ये देखें, ये इसमें क्या है बच्चे, शेल है, ये भी उसमें क्या है बच्चे, शेल है। जो जो अगर मैं इसमें डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा वैल्यू n की क्या होती जाएगी, ज़्यादा। ठीक है बच्चे, ये है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। अब लेट सपोज बच्चे ये क्या करना चाहता है, इस वाले की एनर्जी इसमें है बच्चे n इज इक्वल टू 1, इसमें क्या है बच्चे n इज इक्वल टू 2 और इसमें क्या है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। अब ये चीज़ है। अब इसमें हम एक और चीज़ इसमें दूसरी मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखें, इसमें ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है बच्चे, ये इसमें क्या है बच्चे, तीसरा ऑर्बिट। हो सकता है बच्चे इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, ये देखें, ये इसमें क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चे n की वैल्यू 1, इस दूसरे के लिए n की वैल्यू है 2, इसके लिए क्या है n की वैल्यू 3। अब अगर आपने इस पॉइंट को समझना है, इसको चलो कुछ देर के लिए आप भूल जाए। ठीक है ना बच्चे। अब दो ऑप्शन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चे जंप कर रहा है इस शेल में आ जाए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और इस शेल में आ जाए, ये इस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन या तो जंप करके बच्चे अगले शेल में आ जाए, या यही इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में आ जाए। तब होगा क्या, तब इसमें दो तब्दीलियाँ होंगी। इसमें देखिए आप ज़रा, इसमें मैं इसके न्यूक्लियस को बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ये है और दूसरा ऑप्शन ये है बच्चे। ठीक है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन n2 वाला n3 में जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। इसमें देखें, जब इलेक्ट्रॉन n2 वाला जंप करेगा बच्चे n3 में, तो इसकी एनर्जी क्या थी, लो। इसकी एनर्जी क्या है बच्चे, हाई है। इसकी एनर्जी क्या है बच्चे, n2 की। जब इलेक्ट्रॉन n2 में है, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है बच्चे, n2 में। आगे वो इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है इस पोजीशन में n3 में, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन n3 में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा ना, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी का बैरियर होगा ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए क्या करना चाहिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। एनर्जी को क्या करना चाहिए, अब ज़रा समझिएगा, एब्जॉर्ब करना चाहिए। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि उस इलेक्ट्रॉन की
जो N2 वाला इलेक्ट्रॉन है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि उससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाए बच्चे N3 के। बात मेरी समझ आ रही है बच्चे? अगर इसी तरह आगे ये भी तो हो सकता है, ये देखिए ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये पहला है शेल, ये दूसरा है, ये इसमें तीसरा है, ये क्या बच्चे इसमें चौथा शेल है। इलेक्ट्रॉन ये इधर मौजूद है N1 में, और यही इलेक्ट्रॉन N1 का मूव करना चाहता है बच्चे N4 में। सवाल ये है इधर तक मूव करने के लिए उसको क्या चाहिए? बात समझ आ रही है बच्चे? इलेक्ट्रॉन अगर N2 से आ रहे N3 में, आगे फिर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन N1 से और N1 से इलेक्ट्रॉन आना चाहता है N4 में। ये देखें दोनों ऑप्शन है ना। इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे N1 वाला है, आप उसको एनर्जी दो, वो एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। सवाल को ज़रा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन है बच्चे N1 में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर N1 में, आपने एनर्जी दी, उसने एनर्जी को जज़्ब कर लिया। एनर्जी को जज़्ब करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई है। हो सकता है उसकी एनर्जी क्या हो, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर ले वो N2 में चला जाए। अगर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर लेगा N3 में चला जाएगा, अगर ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर लेगा N4 में चला जाएगा। फिक्स तो हमें पता नहीं है ना। अगर थोड़ी सी एनर्जी जज़्ब करता है तो वो चला जाएगा N1 से N2 में। अगर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी जज़्ब करता है वो 1 से चला जाएगा बच्चे 3 में। अब बात को समझिएगा। अगर और ज़्यादा एनर्जी वो जज़्ब करता है N1 से चला जाता है N4 में, तो जब इलेक्ट्रॉन N1 से N4 में जाएगा, बीच में 2 वाला और 3 वाला जो स्पेक्ट्रम है ये क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, इधर समझिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन N1 में और आगे आपने उसमें क्या किया, एनर्जी दी है, और उसने उस एनर्जी को क्या किया, जज्ब किया। क्यों जज्ब किया? क्योंकि ये लो एनर्जी है। N1 के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, लो है। आगे वो हाई एनर्जी में क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे N1 वाला, वो आगे जंप कर सकता है N2 में। कब? जब एनर्जी उसमें क्या करे, एब्जॉर्ब। अगर वो और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो वो N1 से जा सकता है N3 में। अगर वो इससे भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे वो N1 से किस में जा सकता है, N4 में। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे N1 से N2 में, तब आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉन्टीन्यूअस। कुछ हद तक ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे N1 से N3 में, डायरेक्टली जंप कर जाए। अब ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो N1 से आया था N2 से, अब यही N2 वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए N3 में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तब भी स्पेक्ट्रम कौन सा मिलेगा आपको, कॉन्टीन्यूअस। क्यों? क्योंकि पहले वो 1 से 2 में आया है, फिर वो 2 से किस में आया, 3 में। आपको एक तरतीब नज़र आ रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आपको एक तरतीब नज़र आ रही है। तरतीब वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते थे, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। पॉसिबिलिटी है, अब हर वक्त कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा बच्चे N1 से N4 में, बीच में बच्चे स्पेक्ट्रम 2, बीच में जो इलेक्ट्रॉन 1 में से 2 में जाना चाहिए और 1 में से फिर आगे 2 में से किस में जाना चाहिए, 3 में से, ये दोनों स्पेक्ट्रम बीच में गायब होंगे। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 1 में से किस में चला जाएगा, 4 में से, इसका मतलब वो 1 में से 2 में नहीं गया, फिर 2 में आने के बाद वो 3 में भी नहीं गया। इसके अलावा यही इलेक्ट्रॉन आगे 1 से 3 में भी तो नहीं गया, फिर यही इलेक्ट्रॉन आगे 3 में से 4 में भी नहीं गया। ये स्पेक्ट्रम भी क्या होंगे, इसमें गायब होंगे। ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 1 से 4 में जंप कर गया, ना तो वो 1 से 2 में गया है और ना ही वो 1 से 3 में गया है। ना ही वो 1 से 2 में जाने के बाद 2 से 3 में गया है, और ना ही वो 1 से 3 में आने के बाद 3 से 4 में गया है। तो ये देखें, ये वाला स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं मिलेगा, और ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा। खाली आपको ये वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बाकी स्पेक्ट्रम इसमें से क्या हो गए, गायब हो गए। आपको चंद एक स्पेक्ट्रम मिल रहे। तो इस स्पेक्ट्रम को बच्चे हम नाम देंगे लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें से कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी।
कुछ चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी कौन सी है जो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहेंगे बच्चे डेल ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच सी ओवर वेव लेंथ इज इक्वल टू E1 इंटू E2। ये देखें, ये एनर्जी का डिफरेंस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे, इसको चलो हम इरेज कर लेते हैं, इसमें समझने की वजह हमने सिंपली समझ लिया, ठीक है ना बच्चे। ये देखें, इसी चीज़ को दोबारा देख लें। हमने कहा है इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चे N1 में, इसने एनर्जी को जज्ब किया, जज्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन N1 से चला गया डायरेक्ट N4 में, बीच में कौन से स्पेक्ट्रम गायब हैं ये देख लें अब ज़रा। इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 से 2 में भी जाना था इलेक्ट्रॉन ने, n इज इक्वल टू 1/2 ये भी नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 1/3 ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 2/3 ये भी आपको नहीं मिल रहा, n इज इक्वल टू 3/4 ये भी आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। इसी तरह बचे 1 से 2 भी नहीं मिल रहा, 1 से 3 भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको मिल रहा है 1 से 4। इसी तरह 2 से 3 भी नहीं मिल रहा, और आगे 3 से 4 भी नहीं मिल रहा। इसी तरह जो स्पेक्ट्रम अगला आना चाहिए 3 से 4 ये भी आपको नहीं मिला। ये 4 स्पेक्ट्रम क्या थे, उसमें गायब थे, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। ये देखें, ये चारों स्पेक्ट्रम क्या है बच्चे, इसमें मिस हैं। सिर्फ ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कब, जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चे, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में अगर ये स्पेक्ट्रम मिल जाए, या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आपको कौन सा स्पेक्ट्रम दे, n मिसाल के तौर पर जंप कर जाए 1 से 3 में, इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम स्किप है बच्चे, 1 से 2 वाला भी स्किप है, दूसरा 2 से 3 वाला स्पेक्ट्रम भी स्किप है। ये देखें, तरतीब से देखें, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, खाली ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को बच्चे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इट मीन्स सम स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट बट सम आर मिसिंग। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो इसको हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखें, इसमें हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 1 जो है ना, ये है आपके पास बच्चे लो एनर्जी, ये 3 आपके पास क्या है बच्चे, हाई एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चे लो से हाई स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल में क्या करेगा बच्चे, जंप करेगा। तब आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप इसका ज़रा उलट ले लें, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है जो इसमें आपको ऑब्टेन होना है, ठीक है बच्चे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, लेट सपोज वो जंप कर जाए 4 से डायरेक्ट 1 में, किसमें, 1 में। अब इसमें कौन से स्पेक्ट्रम मिसिंग है, ये देखें, 4 से 3 वाला भी मिसिंग है, 4 से 2 वाला भी मिसिंग है, 4 से 1 वाला भी मौजूद है, आगे n 3 से 4 वाला भी मिसिंग है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन है बच्चे 4 से आगे जंप कर रहा है 1 में, 4 से इसको आगे जाना चाहिए 3 से, 3 से आगे इसको जाना चाहिए 2 से, 2 से आगे इसको जाना चाहिए 1 में। ये देखें, 4 से 3 मिसिंग है, 3 से 2 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है।
फिर 2 से 1 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है। बात समझ आ रही है बच्चे, 2 से 1 भी उसमें क्या है, मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन ने डायरेक्ट जंप कहाँ पर कर रहा है, 4 से 1 में। ये देखना बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में जंप करेगा, 4 मतलब क्या है, हाई एनर्जी, और 1 का मतलब क्या है, लो एनर्जी। वो हो सकता है हाई से लो 4 से 3 में भी तो आ सकता था बच्चे, 4 से 3 में भी आ सकता था। इसी तरह 4 से 3 में नहीं आया, 4 से 2 में नहीं आया, आगे 3 से 2 में नहीं आया, 2 से 1 में नहीं आया। ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम क्या थे, मिसिंग थे। सिर्फ ये स्पेक्ट्रम क्या था बच्चे आपके पास मौजूद था। इसमें भी क्या है, सम स्पेक्ट्रम आर मिसिंग बट सम आर प्रेजेंट। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को उन्होंने बच्चे क्या नाम दिया था, ये भी आपका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा, सॉरी, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन तो ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। कब, जब इलेक्ट्रॉन हाई से आगे बच्चे लो में मूव करेगा, हाई एनर्जी से क्या करेगा बच्चे, लो में क्या करेगा, मूव करेगा। फिर इसको हम नाम क्या देंगे, इसको बच्चे हम नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एनर्जी इमिट होगी। जब वो हाई से लो की तरफ आएगा ना, तो लो में रहने के लिए उसमें एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो लो में नहीं रहेगा, वो हाई में ही रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि हाई वाले जो है, मिसाल के तौर पर 4 वाला है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा बच्चे, 4h/2π। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से जा रहा है 1 में, इलेक्ट्रॉन बच्चे कहाँ पर जा रहा है, 4 से 1 में, तो 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम होगा 4h/2π। 1 वाले का एंगुलर मोमेंटम, 1 का 1, आगे 1 हम नहीं लिखते, h/2π। तो ये देखें, इसमें 4 को 1 में रहने के लिए एनर्जी क्या करनी होगी, लूज़ करनी होगी। मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। इसमें उसकी एनर्जी क्या है बच्चे, हाई है। वजह, इसमें n की वैल्यू है 4 और इसमें n की वैल्यू क्या है बच्चे, 1। 1 वाले की एनर्जी क्या होती है, लो, 4 वाले की एनर्जी क्या होती है, हाई। इसी वजह से वो जब हाई से लो में जाएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा, यानी इसमें एनर्जी इमिट होगी। ये 2 स्पेक्ट्रम किसने बताए थे बच्चे, नील बोहर ने बताए थे। इन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा उसने आगे क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बतौर पार्टिकल एक्ट कर रहा है। वो बतौर क्या एक्ट कर रहा है, पार्टिकल एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये तो अब आपको पता चल गया है ना कि इलेक्ट्रॉन एक इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम इसमें आ रहा है बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है। एक उसमें है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit energy as long as it remains in fixed circular stationary एनर्जी लेवल। दूसरा, when electron jumps from low to higher energy level, then it absorbs energy due to satisfy
क्वांटाइजेशन कंडीशन ड्यू टू सेटिस्फाई क्वांटाइजेशन कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा तो हाई एनर्जी में उसको फिक्स्ड रहने के लिए, अब हाई एनर्जी का बच्चे क्या था, एंगुलर मोमेंटम और था, लो एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम क्या था, और था। ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम था इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चे, क्वांटाइजेशन कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से मुराद है 1 और यही इलेक्ट्रॉन 1 से लेट्स सपोज जाना चाहता है 4 में, किस में जाना चाहते हैं 4 में, तो 1 का तो एंगुलर मोमेंटम और है, इसका जो MVR है वो है बच्चे h/2π और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चे 4h/2π। तो इलेक्ट्रॉन को बच्चे 1 से किस में जाना है 4 में, ये एंगुलर मोमेंटम इसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है 1 वाले का, 4 वाले का अपना एंगुलर मोमेंटम है और ये भी क्या है फिक्स्ड है, ये दोनों का क्या है बच्चे फिक्स्ड एंगुलर। इसी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कहा है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 से 4 में या 1 से 3 या 1 से 2 में जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वो हाई एनर्जी की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा उसका जो कौन सा, फिर इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चे वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा बच्चे वो जितना लो से जितना हाई की तरफ जंप करेगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद इसका उलट कह लें अब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई टू लो energy level, then it emits energy to satisfy quantization condition। अब इसको समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे N4 से जंप करना चाहते हैं N1 में, N4 का एंगुलर मोमेंटम, या मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही ले रहे हैं ना, 4 से जंप करना चाहते हैं 2 में, 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या बचे 4h/2π, इसका क्या है एंगुलर मोमेंटम 2h/, इसमें देखें n की वैल्यू क्या है 4, इसमें n की वैल्यू क्या है बचे 2, n की वैल्यू जितना हाई होगी उसमें उतना उसकी एनर्जी हाई, n की वैल्यू जितना उसमें लो होगी उतना एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे कम होगी। तो ये हाई में लो की तरफ जा रहा है तो इसकी एनर्जी भी कम हो जानी चाहिए, यानी 4 वाले की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए 2 के, तो इसी वजह से उसको एनर्जी को क्या करना होगा, इमिट करना होगा। इसको फिर जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन emits only 1 फोटॉन। इसी तरह आप कहेंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन है absorbs only 1 फोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी जज्ब करेगा, या अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी चीज़ को हमने मैक्स प्लैंक्स में पढ़ा था। इसको हमने फिर क्या कहा था, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो क्या है बच्चे एनर्जी है, चाहे वो इमिट हो रही हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो, वो 1/1 होगी। इसी को हमने कहा था डिसकंटिन्यूअस। ये चीज़ मैं आपको मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये इसके मेन पोस्टुलेट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो साथ ही आप तैयारी करते रहें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।